हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो सेकंड टॉपिक है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो टॉपिक है उसका नाम है सिंबल्स एंड वैलेंसी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि सिंबल्स एक्चुअली ओरिजिनेट कैसे हुए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिंबल की डेफिनेशन क्या है और साथ में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए पहले हम अपना जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। कहते हैं अ सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म दैट स्टैंड्स फॉर द एटम ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट और द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। अब वो एलिमेंट किस चीज का है वो इस बारे में डिपेंड करता है कि उसमें एटम किस चीज के हैं। अब एटम को बताने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें एकदम से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो एलिमेंट है वो इन एटम से बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को पूरा लिखने के बजाय अगर मैं सिर्फ एक एच, कैपिटल एच यहां पे लिख दूं तो उसका मतलब यही होगा कि ये जो एलिमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के एटम्स हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सल्फर की, तो मुझे बार बार सल्फर नहीं लिखना पड़ेगा। बस मैंने क्या लिखना है, एक कैपिटल एस लिखना है और उस कैपिटल एस को देखकर मैं समझ जाऊंगा कि अब जिस एलिमेंट की बात हो रही है वो एक्चुअली में क्या है, सल्फर है। तो जब हमने किसी भी एलिमेंट के सिंबल्स लिखने शुरू किए तो हम यहां पर आकर रुके थे कि जैसे मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट का नाम है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको आप कैपिटल में लिख दीजिए और वही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल कहलाएगा। ये जो सेकंड लेटर है ना, इसका स्मॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो स्मॉल नहीं हुआ तो उसका जो मतलब है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर मैं सी ओ और सी कैपिटल ओ लिखता हूं तो इन दोनों का बहुत डिफरेंट मतलब है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कोबाल्ट को और ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है। अब इन दोनों केसेस में आप कहेंगे कि जो मैंने यहां पे अल्फाबेट्स यूज किए वो तो सेम है, बट तरीका देखो। जब मुझे किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना था तो जो मेरा सेकंड लेटर था वहां पर मैंने स्मॉल अल्फाबेट का इस्तेमाल किया, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने एक कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया और इससे इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में इन सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। हम इनको क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं इन सिंबल्स की, तो इन सिंबल्स को देखते ही आप एकदम से बता देते हो कि ये एक कैल्शियम है। जैसे सी ए को देखा आपने बता दिया ये कैल्शियम है, सी यू को देखा तो आपने कहा ये कॉपर है, सी डी को देखो तो आपने कहा कि कैडमियम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये है, इट एक्चुअली टेल्स यू द नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट। नंबर टू, अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक कॉपर का मटेरियल है तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर जो एटम होगा वो किस चीज का होगा, वो कॉपर का ही होगा ना। तो ये सिंबल आपको बताता है वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। कि बेसिकली वो जो एलिमेंट बना हुआ है उसके अंदर कौन सा एटम है ये उसके बारे में बताता है। और इसका जो तीसरा सिग्निफिकेंस है वो ये बात का है कि ये एक्चुअली में एक डेफिनेट मास देता है उस एलिमेंट का, ठीक है। लेकिन जब भी हम इसका मास कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली किस में होता है, वो ग्राम में होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख दूं कि ये एन है, एन कोई एलिमेंट है। अब एन को देखकर एकदम से आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये तो बेसिकली आपका नाइट्रोजन है। इसमें जो आपके एटम्स हैं वो नाइट्रोजन के एटम्स हैं।
और एक नाइट्रोजन एटम का अगर मैं मास देखूं तो वो आपका 14 ग्राम का होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ आपका कि एक सिंबल से हम तीन चीजों के बारे में पता लगता है कि एक, वो एलिमेंट क्या है, उसके अंदर का जो एटम है, ठीक है, वो क्या है, और तीसरा उसका मास क्या है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। आई होप आपको ये जो सिग्निफिकेंस है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। सो देखिए, वैलेंसी समझने से पहले ना आपको एटम के बारे में समझना होगा कि एटम एक्चुअली दिखता कैसे है। देखिए, जहां तक हम एटम के बारे में जानते हैं, एटम के बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है जिसको हम बेसिकली न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और साथ में होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। बट अगर मैं एक प्रोटॉन के बारे में बात करता हूं तो वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं। जैसे कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता रहेगा। किसी भी पर्टिकुलर एटम को अगर आप देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये हो गया कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में अगर इम्बैलेंस हो जाए तो इस पर्टिकुलर एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सोडियम है। अगर मैं उस सोडियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर उसका 11 होता है। अब एटॉमिक नंबर आपका यह बताता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास 11 है, एंड उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो भी आपके पास 11 है। ठीक है, जब हम इसके सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो नीचे हम 11, ऊपर 23 लिखते हैं। अब जो 11 जो नीचे लिखा गया है इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, जो बताता है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और ये जो ऊपर यहां लिखा है इसको एटॉमिक मास कहा जाता है, जो एक्चुअली में बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, सो अब जब हम इस एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो हमारे पास आता है दैट इज 2, 8 एंड 1। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो पता होगा ना। तो एक्चुअली में हमें यह देखने को मिलता है कि इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये जो आउटर मोस्ट शेल आप यहां देख रहे हो, इसी शेल को वैलेंस शेल कहा गया है। और इसी इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा गया है। अब देखिए, अगर मैं इसको पिक्चराइजेशन करूं इसकी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि इसका जो पहला शेल है उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं दूसरे शेल की बात करूं तो इसमें हमारे पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पूरे नहीं बना रहा, जितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे बन गए हमारे, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो आखिरी वाला शेल है, ये जो आखिरी वाला शेल है इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो मैंने यहां पे शो कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कलर चेंज कर देता हूं। तो ये मेरे पास वो आखिरी इलेक्ट्रॉन है। अब पता क्या है, अब बात सिर्फ ये है कि ये जितने भी, चाहे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली सेम है, चाहे ये आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, बट जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो ये जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये पार्टिसिपेट करते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये ऐसे पार्टिसिपेट करते ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो अगर आपको ये समझना है ना तो आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम, नियोन, क्रिप्टन
आर्गन मतलब ये कि ये जो आपके यहां पर एटम्स दिखाई दे रहे हैं ना, इनके जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होते हैं। मतलब पता, देयर इज अ लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट ये कहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए या 2 होने चाहिए अगर सिर्फ एक ही शेल है। मतलब जैसे कि अगर मैं आपके हीलियम के बारे में बात करूं, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो कि हीलियम एटम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये एक स्टेबल एटम को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह अगर मैं नियोन की बात करता हूं, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। और इस कंडीशन के अंदर अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो मैं इसको 2 एंड 8 लिखूंगा। मतलब यहां पे आपके पास हो गए 2 और इसके लास्ट वाले में हो गए आपके 8। सो कहने का मतलब क्या हुआ, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसी की वजह से ये आपका हाईली स्टेबल एटम है। इसलिए ये जो लास्ट वाले जितने भी आपके नोबल गैस एटम्स होते हैं ना, ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं किसी भी और एटम के साथ, बिकॉज इनका जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आके कंप्लीट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात यहां पे सोडियम की करता हूं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मान लीजिए कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, तो उसके बाद वाले शेल के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली इसको मिल जाएगा एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लॉ ऑफ ऑक्टेट के हिसाब से इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये बन जाएगा स्टेबल एटम। तो अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए या तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। अब आप थोड़ा खुद सोच के देखो कि जब यहां पे 11 नंबर मैंने ये लिखा, तो मैंने कहा कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर इसके आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। और प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपका नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होने की वजह से ये जो एटम है ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड एटम को आयंस का नाम दिया जाता है। अब आयंस क्यों बनते हैं? टू हैव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मैंने अभी आपको यहां पे बताया कि जो आयंस हैं वो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम को कहा जाता है। और वो कैसे बनता है? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ये जो आयंस हैं आगे 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं आयंस की, तो ये 2 तरह के आयंस होते हैं। या तो होते हैं कैटायंस, तो या तो होते हैं एनायंस। कैटायंस एंड एनायंस में, ठीक है, कैटायंस होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स एंड ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज एटम्स। इसमें आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सोडियम का। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ताकि ये स्टेबल बन सके। और जिसकी वजह से आप लिख सकते हो Na पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। नेक्स्ट ले लेते हैं मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसको लिख सकता हूं 282। और अगर मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं तो ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव एंड ये है आपका कैटायन जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने निकाला है। उसी तरह अगर मैं एल्यूमिनियम लिख दूं, इसका नंबर 13 होता है, तो आई कैन राइट 283। तो अगर मुझे 8 चाहिए, तो अगर मैं देखो, अब 2 केसेस होते हैं, समझने की बात करना। या तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसको 8 बनाऊं, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं। ज्यादा इजी क्या है? इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ना। इसी वजह से जब हम इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो बन जाता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव।
तो ये जो पावर आप यहां देख रहे हो ना, ये जो नंबर आप देख रहे हो, यही इसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, इट हैज ए +1 वैलेंसी। मैग्नीशियम की बात करूं तो 2 पॉजिटिव वैलेंसी। एल्यूमिनियम की बात करूं तो 3 पॉजिटिव वैलेंसी। तो आई होप आपको कैटायन समझ में आगे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एनायंस की। तो जब मैं एनायंस के बारे में बात करता हूं ना, तो सबसे पहला एटम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है आपका क्लोराइड आयन। जैसे कि हम क्लोरीन ले लिया, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 17 होता है। सो दैट मीन्स ये बनाएगा 287। अब थोड़ा प्लीज समझने की कोशिश करना, इस कंडीशन के अंदर क्या क्या मतलब कर सकते हैं। क्या मुझे इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन्स निकालने चाहिए, क्या एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसको 8 बना लेना चाहिए? आसान क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देकर 8 बनाना ज्यादा आसान है। तो क्योंकि इस केस में ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब तो ये 288 हो गया है, बट मैं इसके ऊपर लगा दूंगा एक -1 का निशान। तो -1 यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है कि क्लोरीन ने अनायन बनने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, जिसकी वजह से वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन गया। अगर उसी तरह मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अब ऑक्सीजन में क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ, जो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन तोड़ूं तो ये बनेगा 2 और 6। सो बेटर ऑप्शन क्या है कि इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, तो जिससे क्या होगा, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ जाएगी और ये बन जाएगा O2 नेगेटिव। अब O2 नेगेटिव ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। एंड लास्ट, मान लीजिए कि मेरे पास नाइट्रोजन है नंबर 7, तो मैं लिखूंगा 2 और 5, तो ऑटोमेटिकली 8 बनाने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। तो जैसे वो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इट विल बिकम नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ये जो आपके एटम्स हैं ये आयंस क्यों बनते हैं। ऑफ कोर्स फॉर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इसमें काम आते हैं, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। अब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप गेन या लूज करते हैं एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, तो वो बन गई उसकी वैलेंसी। क्लियर हो गया? गुड। अब आगे देखिए। सो वैलेंसी को डिफाइन करने का एक और तरीका है। देखिए, कहता था वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ अ रेडिकल is the number of hydrogen atom that will combine with or displace one atom of that element or radical। देखिए रेडिकल क्या होता है मैं आपको कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको बता दूं कि हम किसी की वैलेंसी और कैसे जज कर सकते हैं, कैसे पता लग सकता है कि इसकी वैलेंसी क्या है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl, तो बेसिकली H के साथ क्या है, एक Cl है, तो Cl के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं वही उसकी वैलेंसी होगी। एक्चुअली जब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो बन जाता है H पॉजिटिव आयन। और क्लोराइड जो था मैंने अभी आपको बताया कि 1 नेगेटिव आयन होता है। तो हाइड्रोजन एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और अपने बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना लेता है। अब ये क्या होता है वो मैं आपको धीरे धीरे आगे समझाऊंगा, बस समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे एटम देख रहे हो, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है वो काउंट करो, वही उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, बट नेगेटिव में, जैसे क्लोरीन में अगर एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी -1। उस तरह अगर मैं बात कर रहा हूं NH3 की, मतलब नाइट्रोजन के साथ कितने हैं, 1 2 और 3। अब ऐसे कंडीशन के अंदर नाइट्रोजन 3 पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहां पे बोल दूंगा कि यह नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है या -3 है, जिस तरह भी आप लिखना चाहो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए मैं H2O के बारे में बात करता हूं, तो ऑक्सीजन के साथ अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो O2 नेगेटिव यहां पे मैं ऐसे लिख दूंगा। क्लियर हो गया? तो वैलेंसी को डिफाइन करने का एक और तरीका है, वो तरीका आपका ये है। इसके अलावा ना एक ही एटम के ना 2 वैलेंसीज हो सकती है, मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि ना अगर मैं आपको एक एटम के बारे में बताता हूं, जैसे कि मेरे पास आयरन है,
आयरन का जो नंबर है ना, एटॉमिक नंबर, वो 26 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होता है 2, 8, 14 एंड 2। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये जो आयरन है ये आपका हैवी एलिमेंट है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ आपने जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे करना है। अब ध्यान से देखना, तो अगर इसके आउटरमोस्ट शेल से मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं तो उस केस में आयरन की एक वैलेंसी बन जाएगी जिसको बोलूंगा 2 पॉजिटिव। लेकिन अगर इसके जस्ट पीछे वाली जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल नहीं बोलूंगा, ओनली शेल बोलूंगा, उसके जो पिछले वाला शेल है, अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लूं मैं तो इसमें मतलब एक और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, जिसकी वजह से हम यहां लिख सकते हैं 3 पॉजिटिव। तो एक्चुअली में जब हम आयरन के बारे में बात करते हैं तो उसमें 2 वैलेंसीज वाले जो एटम्स है वो बना सकता है। नंबर 1 2 पॉजिटिव वाला, एंड जो दूसरा है वो आपका है 3 पॉजिटिव वाला। ठीक है, और हां, ये वाला जो शेल होता है इसको पी अल्टीमेट शेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप बुक में पढ़ें एंड पेनल्टीमेट शेल अगर आप सुने तो समझ आना कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसके जस्ट जो उससे जस्ट पहले वाला, ठीक है, उस पर्टिकुलर शेल में से जब इलेक्ट्रॉन को निकलेगा तो उससे हमारा एक और आयन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला, उससे बना मेरे पास एक आयन, और जब मुझे इसको नेम करना होगा तो इसके एंड में मैं OUS ये लगाऊंगा, और जस्ट उसके पीछे वाले शेल में से, जब मतलब उसके नीचे वाले शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल कर मैं अगर एक और आयन बनाता हूं तो उसको मैं नाम दूंगा इक का, इक लगा दूंगा। तो जैसे कि इसका नाम है फेरस और इसका नाम है फेरिक, फेरस एंड फेरिक। हाँ, मैं आपको बताता हूं, ये नहीं कि जिसका 2 हो जिसका 3 हो उसका आप OUS और इक लगाएंगे, नहीं, आपके पास 2 आयंस है तो जिसकी वैलेंसी कम है वहां पे OUS लगाएंगे, जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसमें इक लगाएंगे। ठीक है, सो अगर तो वैलेंसी आपकी 2 पॉजिटिव है तो ये बनाता है फेरस ऑक्साइड जिसको हम FeO से जानते हैं, और अगर ये Fe3 पॉजिटिव आयन बनाएगा तो उस केस में बनेगा फेरिक ऑक्साइड, तो उसमें आपका Fe2O3 ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर हो गया? तो समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि एक पर्टिकुलर एटम के एक से ज्यादा आपके आयंस हो सकते हैं, बट वो तभी पॉसिबल है जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए तो उसके जस्ट नीचे वाले शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए। क्लियर हो गया? उसी तरह हमारे पास कॉपर भी होता है, जैसे कि अगर उसमें से पता क्या होता है, अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूं तो जब उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है ना तो वो बनता है Cu1 आपका पॉजिटिव, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो हमारा Cu2 पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में से ये 1 वाला है, ये छोटा वैल्यू है इसका, तो इसको क्यूप्रस कहते हैं। ठीक है, क्यूप्रस कहा जाता है, इसको क्यूप्रिक कहा जाता है। तो इससे बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, इससे बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्लियर? आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया सिंबल्स के बारे में और वैलेंसी के बारे में। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।